हम्म। उसकी पृष्ठभूमि क्या, उसकी कहिए, उसकी जमीन कहाँ, उसकी जड़ कहाँ से शुरू हुई, ये थोड़ा सा पहले बताए। और ये राजनीति आगे कहाँ जाने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने धर्म की राजनीति जो चला रखी है, वो कहाँ जाके खत्म होगी या खत्म होने ही वाली थी। मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। ओके। या पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने धर्म की राजनीति नहीं चलाई हुई है, ये हम लोग मुद्दा बदल दें। नरेंद्र मोदी खुलकर कॉरपोरेट की राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीच बीच में जिसे कहें कि हम लोग, कभी आपने ध्यान दिया हो कि मिठाई की दुकान पर जाएंगे तो आप बूरे की जो मिठाई होती है उसके ऊपर पिस्ता लगा होता है, तो हम समझते हैं मिठाई बहुत अच्छी होगी। नरेंद्र मोदी करते क्या है कि पिस्ते की तरह उन्होंने अपनी इस कारपोरेट पॉलिटिक्स पर धर्म को चिपकाया हुआ है। तो जनता मस्त है पिस्ता देख के। जैसे मिठाई की दुकान पर हम पिस्ते लगी हुई मिठाई देख के मस्त होते हैं कि वो बहुत बढ़िया मिठाई होगी, पिस्ता लगा हुआ है इसमें। वो होती प्योर बूरे की मिठाई है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। नरेंद्र मोदी की जो कारपोरेट पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजन बिल्कुल वैसे ही है जैसे बूरे की बनी हुई मिठाई पर पिस्ता लगा हो। इसलिए नरेंद्र मोदी का रिलीजियस पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। वो उसको एक तरह से जिसे कहें कि लोगों को भ्रमित करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी के टारगेट पर सरकारी संस्थान है, और सरकारी संस्थानों में भी वे संस्थान जो कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले संस्थान हैं। अब यहां से देखिए कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में पहली बार एक विषम स्थिति पैदा हुई है, जिसको कि नरेंद्र मोदी डिस्कस नहीं करना चाहते, नरेंद्र मोदी बताना भी नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना नहीं चाहते। वो ये कि अब रिजर्व बैंक के पास में कोई रिजर्व पैसा नहीं है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि रिजर्व बैंक में एक पर्टिकुलर अमाउंट परसेंटेज फिक्स रहेगा, वो कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं निकाला जा सकता। सिर्फ आपातकाल में जब आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए तभी वो पैसा निकल सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में उस रिजर्व जो कोटा था रिजर्व बैंक का, उसको भी खत्म कर दिया। और अब भारत की इकोनॉमी की अवस्था बहुत खराब है, किसी को मालूम नहीं है वो पैसा कहां गया। सब लोग जानते हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, किसी के पास डिटेल्स नहीं है। तो पहली जो दुर्घटना है वो ये है कि हम ये, मेरा अनुरोध है कि हम ये कहना बंद कर दें कि नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, वो कारपोरेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और वो कारपोरेट पॉलिटिक्स करते समय उनके दिमाग में एक चीज साफ है, राहुल गांधी जिसको बार बार हाईलाइट करते हैं, उसको उसके मर्म को समझने की जरूरत है। वो चंद कारपोरेट घरानों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये एक बड़ा चेंज है इंडियन पॉलिटिक्स में। ऐसा नहीं कि इंडियन पॉलिटिक्स में पूंजीपति नहीं रहे और पूंजीपतियों ने पैसे नहीं दिए चंदे के तौर पर, पूंजीपतियों ने रुचि नहीं ली चुनावों में या राजनीति में। लेकिन ये एक वास्तविकता है कि कभी सरकार के मुखिया ने इस तरह से खुल के कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नहीं की। पुराने सभी प्रधानमंत्रियों से, यहां तक के जो मनमोहन सिंह थे, जिनका के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ में बहुत अच्छा संबंध था, बहुराष्ट्रीय जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनके साथ में बहुत अच्छा संबंध था, उनके वो सबसे चहेते थे। लेकिन मनमोहन सिंह भी खुलकर कारपोरेट हितों की और चंद कारपोरेट हितों की, घरानों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने राजनीति नहीं की। ये एक बड़ा डिपार्चर है जो कि चिंता की चीज है। क्यों चिंता की चीज है, इसका एक मैं आपको एक छोटा सा लक्षण बता रहा हूं कि जब आप चंद घरानों के लिए राजनीति काम करने लगे तो अब फिर ब्यूरोक्रेसी प्रमुख होती है और आपके सारी सत्ता आपके ऑफिस में कंसंट्रेट कर जाती है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज हुआ पॉलिटिकल सिस्टम में, वो ये कि अब सारे मंत्रालय एक तरह से डिफंक्ट पड़े हैं। सिर्फ एक ही मंत्रालय चल रहा है जिसे हम लोग पीएमओ कहते हैं।
किसी भी मंत्री को बोलने के पहले पहले पीएमओ से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद वो बोलता है। या कोई भी काम, कोई भी फाइल क्लियर तब होगी जब पहले पीएमओ से क्लियर होके आ जाएगी। तो इसने क्या किया कि जो पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है कैबिनेट की, उसको प्रभावित किया है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने एक 70-80 जो है वो आईएएस ऑफिसर अपने पीएमओ में बिठा दिए। आईपीएस ऑफिसर, उनको बांट दिया कि तुम ये मंत्रालय देखो, तुम ये मंत्रालय देखो, तुम ये मंत्रालय देखो, और सीधी फाइल मेरे पास आनी चाहिए। तो राजनीति में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के लिए जब काम शुरू हो जाता है तो उसमें ब्यूरोक्रेसी पावरफुल होती है और उसमें कलेक्टिव फैसले नहीं होते, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। मुझे नरेंद्र मोदी से कोई व्यक्तिगत तौर पर आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति है कि उनकी जो कार्यशैली है वो कार्यशैली एकदम अधिनायकवादी है, और वो अधिनायकवादी भी ऐसी है जो कि इलेक्टेड, वो तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे। तो लोकतांत्रिक तानाशाही जिसे हम लोग कहते हैं, वो लोकतांत्रिक तानाशाही के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं, और उसमें भी वो चुने हुए परिवार घरानों के लिए काम कर रहे हैं। इसने एक नया संकट पैदा किया है। वो ब्यूरोक्रेसी के सामने भी पैदा किया है, वो डेमोक्रेसी के सामने भी पैदा किया है, वो न्यायपालिका के सामने भी पैदा किया है, वो पूंजीपतियों के सामने भी पैदा किया है। मैं एक अन्य चीज जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, कायदे से सर्वे किया जाना चाहिए नरेंद्र मोदी के बारे में कि पूंजीपतियों में क्या राय है। उनकी नीतियों के बारे में पूछा जाना चाहिए, खुल के पूछा जाना चाहिए। आप किसी भी पूंजीपति से बात करके देखिए, वो अंदर आलोचना करता है और बाहर बोलने से डरता है। क्यों? क्योंकि ईडी का छापा पड़ जाएगा, फिजूल में गिरफ्तारी हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी ने तीसरा जो सबसे खतरनाक काम किया कि जो सबसे वोकल सेक्शन था वो कैपिटलिस्ट क्लास था, और कैपिटलिस्ट क्लास का जो सबसे सहयोगी वर्ग था वो एनलाइटेंड मिडिल क्लास था और मिडिल क्लास था। उस वोकल सेक्शन को उसने एकदम गूंगे सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब मिडिल क्लास के लोग चुप रहते हैं, जय हो मोदी करते हैं, चाहे जो करे मोदी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। ये जो चीज है, इसने एक तरह से अपाहिज जनता मोदी के पीछे खड़ी कर दी है। इससे देश का ही नुकसान नहीं हो रहा, मोदी का भी नुकसान है, क्योंकि मोदी को मालूम नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जब भी कुछ करते हैं सब लोग आगे ये कहते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो जगह है, ये जगह कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और खासतौर पर चुने हुए घरानों के लिए राजनीति करने के कारण पैदा हुई है कि जो इनलाइटेंड लोग थे, जो मुखर लोग थे, जो कि देशभक्त थे, डेमोक्रेटिक थे, जो बीजेपी में थे, वे भी अब चुप हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बोलेंगे तो कोई लाभ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जब आप चंद कारपोरेट घरानों के लिए काम करते हैं तो पहली कैजुअलिटी एज ए पर्सनैलिटी, एज ए पॉलिटिक्स, एज ए पीएम ये होती है कि आपके कान बंद हो जाते हैं, आप दूसरों की सुनना बंद कर देते हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए मेरी तो खाली दिली जो है ख्वाहिश है कि उनके कान खोलें। उनके कान बंद हो चुके हैं, और आप जब सोचिए कि एक आदमी के कान बंद हो जाए तो उसको कितना कष्ट होता होगा। नरेंद्र मोदी इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे कि उनके कान बंद हो गए, उनको बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देती, वे सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। और ये इसका एक अगला चरण है जिसने कि डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा बर्बर रूप में प्रभावित किया है। पुरानी जो राजनीति थी उसमें कम से कम एक जगह थी, लोग धरने करते थे, प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे, उनकी सरकार सुनती थी, उसको एड्रेस करती थी। क्योंकि सरकार का काम ही है कि अगर आपके पास शिकायत आई है तो आप उसका समाधान खोजें। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समाधान नहीं है। सरकार का मतलब ही है कि वो समाधान खोज के दे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा डेडलॉक, एक ऐसा राजनीति में ठहराव पैदा किया है कि अब किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं है। और ये जो डेडलॉक है, ये डेडलॉक क्यों है? डेडलॉक इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ वही लोग दिखाई देते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी के पास में अदानी की फाइल पहुंचेगी तो वो 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगी।
और नरेंद्र मोदी के पास में अगर यह खबर पहुंचेगी कि 20 करोड़ लड़के बेरोजगार हो गए, उनको नौकरी कैसे दी जाए, उसके लिए कोई प्लानिंग अगर सजेस्ट की जाएगी, तो नरेंद्र मोदी उस फाइल को आने वाले 10 साल तक हाथ नहीं लगाएंगे। पिछले 10 साल की कहानी यही है। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि हर साल कम से कम 1.5-2 करोड़ लड़के लड़कियां बेरोजगार हो रहे हैं। आज 42% से अधिक नौजवान बेरोजगार है, और यह सबसे चिंता की चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में भी इतने बड़े पैमाने पर युवा शिक्षित बेरोजगार नहीं थे जितने आज हैं। भारत विभाजन के बाद भी इतने युवा बेरोजगार नहीं थे जितने कि आज हैं। लेकिन मुसीबत यही है कि नरेंद्र मोदी के कान नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई चीज सुन नहीं पा रहे हैं। तो जहां सबसे बड़ा संकट है डेमोक्रेसी के लिए, नरेंद्र मोदी, क्योंकि वे सुनते नहीं हैं। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जो सत्ता पे लोग बैठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो। आज स्थिति है कि एमपी एमएलए के पास में कोई राइट नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। पिछले दिनों हेमा मालिनी एक व्यक्ति को लेके, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही नामी आदमी, उसे लेके वो योगी से मिलने गई, और योगी से उन्होंने कहा कि ये 400 करोड़ रुपया निवेश करना चाहते हैं मथुरा में। तो उनका नाम बताओ इनका। सामने थे वो सज्जन, आप जानते हैं अच्छे से, संजय खान नाम है उनका। तो उनका नाम है संजय खान। योगी ने तत्काल अपनी कुर्सी रिवर्स कर ली, कहा ले जाओ। जहां यह स्थिति हो कि नाम सुनते ही निवेश रिजेक्ट कर दिया जाए, नाम सुनते ही निवेश एक्सेप्ट कर लिया जाए, वहां डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करेगी? तो आज सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था डेमोक्रेसी का, वह दांव पर लगा हुआ है। आज सरकार दांव पर नहीं लगी हुई खाली। नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा सांस्थानिक जो फ्रेमवर्क था जिसके जरिए डेमोक्रेसी चलती थी, उस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को तोड़ के अपनी पॉकेट में डाल लिया है। और यह सबसे खतरनाक चीज है। नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बोलना तो बंद नहीं कर सकते, हम कार्यक्रम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पीछे एक जनता है जिसे हमें एड्रेस करना है कि वो समझे। जो लोग नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, वे ये समझें कि नरेंद्र मोदी को आपका दिया हुआ वोट एक तरह से वो गलत दिशा में नरेंद्र मोदी को ले गया है। आपने सदिच्छा के साथ वोट दिया था नरेंद्र मोदी को, लेकिन आज नरेंद्र मोदी उस सदिच्छा के अनुरूप काम नहीं कर रहे। अगर काम कर रहे होते तो यह स्थिति होती ही नहीं। एक अन्य चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही चिंता की चीज है कि एक प्रधानमंत्री, देश में भयानक बेरोजगारी है अभी, उसने अभी तक सरकारी, केंद्र सरकार की नौकरियों पे लगी हुई जो पाबंदी है, उस पाबंदी को हटाया नहीं है। नरेंद्र मोदी ने लगाई थी। तो कम से कम 10.5 लाख लोगों को नौकरी तो सिर्फ केंद्र सरकार के संस्थानों में मिल सकती है। क्यों वोट दें हम? इसलिए वोट दें कि आप नौकरियों को ब्लॉक कर दें, इसलिए वोट दें कि हम परीक्षा देने जाएं तो हमारे रिजल्ट ना आए, पेपर लीक कर दिया जाए और परीक्षा हमेशा के लिए बंद कर दी जाए? जी नहीं, मुझे एक सुशासन चाहिए, कुशासन नहीं चाहिए। मुझे नौकरियां चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए। ये जो चीज है, ये नरेंद्र मोदी ने ऐसी क्रिएट की है कि अगर आपको वोट देना है तो वोट दीजिए, आपको व्यस्त रहना है व्यस्त रहिए, लेकिन मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये जो पहलू है, ये पहलू पहले पॉलिटिक्स में कभी देखा नहीं गया। नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा व्यस्त प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में हुए, लेकिन कभी ये चीज नहीं देखी गई। एक अन्य चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री को 10 साल होने को आए, प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री निवास में जनता से नहीं मिलते। क्या दिक्कत है भाई? फरियाद लेके लोग क्यों नहीं आ सकते आपके यहां? पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनके यहां दरबार लगते रहे और लोग लाइन लगा के आते रहे, अपनी शिकायतें लेके, उनकी शिकायतों के समाधान किए गए। आप अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि जनता से मिलना नहीं चाहते।
अगर आपको जनता से मिलना ही नहीं था तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, आपको सांसद नहीं बनना चाहिए था। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि उसके दरवाजे हर एक के लिए खुले रहें, लेकिन यहां पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कि दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए नहीं हैं, और ये चिंता की चीज है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं और जनता उनके पीछे, कोई संस्था उनके पीछे, आरएसएस उनके पीछे, उनकी पार्टी उनके पीछे, सब उनके पीछे अब भी है, तो ये संभव कैसे? नहीं वो मनमोहन सिंह ने क्या ऐसा कर दिया कि ये संभव? नहीं वो संस्था के उनके पीछे तो लोग रहेंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा जो है जिसे कहें कि अनुगामी मध्य वर्ग वो पैदा हो चुका था मनमोहन सिंह के जमाने में ही। तो अनुगामी जो मध्य वर्ग है उसकी तो कोई समस्या ही नहीं है, सरकार किसी की भी हो वो उसका अनुकरण करने के लिए तैयार है। समस्या इस अनुगामियों की नहीं है, समस्या है जो शासन चलाते हैं उनकी। हमारी मुश्किल क्या है कि मैं भी बीच बीच में गुस्सा खाता हूं तो मैं अनुगामियों की आलोचना करता हूं मैं, लेकिन अनुगामियों की आलोचना करना बेकार है, क्योंकि कल मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा तो मेरे अनुगामी हो जाएंगे वो, क्योंकि वो अनुगामी बनने से अधिक और कुछ बन नहीं सकते। जी, एक अच्छे प्रधानमंत्री का लक्षण यह है कि वह एक क्रिटिकल समाज पैदा करे। मनमोहन सिंह ने यह काम किया, मनमोहन सिंह ने अनुगामी भी पैदा किया लेकिन क्रिटिकल समाज भी पैदा किया। मनमोहन सिंह ने यह छूट दी तमाम संस्थानों में काम करने वाले लोगों को कि वे अपनी राय अपने तरीके से आर्टिकुलेट करें। पीएम की तरफ से, पीएम ऑफिस की तरफ से कोई डिक्टेट नहीं होती थी। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि पीएम जो है लोगों के दिमाग को या दिमाग की खिड़की को खोलने में मदद करें, लेकिन यहां तो मुश्किल यह है कि पीएम दिमाग की खिड़की बंद करने में मदद करते हैं। लेकिन सर तो कहा तो ये जाता है, ये खास करके बीजेपी वालों में बहुत आरोप है कि मनमोहन सिंह जो है मौनी बाबा है और वो वही सुनते हैं जो सोनिया गांधी के यहाँ से आता है, उसके आगे न सोचते हैं। सही है, वो तो डबल इंजन सरकार थी, और ये भाई सोनिया और मनमोहन सिंह ये डबल इंजन सरकार हुई, उन्हीं से ये इन्होंने फार्मूला लिया है कि हमारी डबल इंजन सरकार होगी। पूरे देश में पोस्टर लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से डबल इंजन सरकार के। हम पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार के कामकाज से प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है? क्यों पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनके? मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा समझ में आई, मुख्यमंत्री का पोस्टर मध्य प्रदेश में लगा समझ में आई, लेकिन मुख्यमंत्री का पोस्टर बॉम्बे में लगे, दिल्ली में लगे, ये तो समझ में नहीं आती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का। तो आप सीख किससे रहे? डिक्टेट, डिक्टेट की कल्चर कहां से आ रही है? डिक्टेट आपकी डिक्टेट आती है कारपोरेट घरानों से, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपकी डिक्टेट आती है आरएसएस के हेडक्वार्टर से, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। कोई डिस्कशन नहीं है इस पर। आरएसएस के लोग कहीं कोई रुचि नहीं ले रहे। अरे सामान्य सी आरएसएस के लोग शिकायत करते हैं, लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है यूएपीए में। कभी किसी कांग्रेसी की शिकायत पर किसी भी बीजेपी वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई पिछले 75 साल में, आप जान लीजिए इसे। लेकिन आरएसएस के किसी नेता ने, एक बार मोहन भागवत ने बोल दिया कि ये देश इंडिया नहीं भारत है, इसे भारत के नाम से देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की हवा निकल गई, सारे बैनर पोस्टर बदलवा दिए, कहा इंडिया नहीं भारत लिखो। किसकी डिक्टेट है ये? इंडिया को भारत कहा जाए, ये आरएसएस की डिक्टेट है, ये प्रधानमंत्री मोदी की डिक्टेट नहीं है। प्रमाण की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब मोहन भागवत के बयान के पहले तक नरेंद्र मोदी इंडिया इंडिया करके चिल्लाते चिल्लाते मर गए, और जिस दिन से मोहन भागवत ने कहा कि अब इंडिया नहीं भारत बोलोगे, आवाज नहीं और साहस नहीं है नरेंद्र मोदी के अंदर कि वो अब
इंडिया बोल दे। किसी डिक्टेट पर चल रहे हैं वो। हिंदुस्तान की जनता ने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को नहीं, मोहन भागवत को नहीं। मोहन भागवत इलेक्शन लड़े, लड़के आए, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, गृह मंत्री बने, हम देखें उनके काम को। वो कितना सुचिंतित और सुनियोजित ढंग से काम करते हैं, पता चलेगा सब। सबसे रद्दी किस्म का मीडिया होता है आरएसएस का मीडिया। अगर किसी आरएसएस वाले से भी पूछो कि भाई तू पांचजन्य पढ़ता है या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, तो वो कहेगा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूं। तो इससे पता चलता है कि आरएसएस का कितना खराब अखबार निकलता है। तो जो एक अखबार अच्छा नहीं निकाल सकते हो प्रोफेशनली, वो देश के लिए अच्छी सलाह कैसे दे सकते हैं? नरेंद्र मोदी का यह कहना कि, या उनके अनुयायियों का यह कहना कि मनमोहन सिंह मौनी बाबा थे, यह गलत है। दिक्कत क्या है कि वास्तविकता तो यह है कि सोनिया गांधी तो इकोनॉमिक्स जानती ही नहीं है। सोनिया गांधी कभी किसी भी मसले पर आज तक उसने इकोनॉमिक इश्यूज पर बोला ही नहीं है अपनी लाइफ में। और मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के पहले से हैं। जो पहले थे लोग वो भी इकोनॉमिक्स नहीं जानते थे। जो मनमोहन सिंह जिनके लिए काम कर रहे थे, नरसिम्हा राव का इकोनॉमिक्स जानते थे क्या? हाँ, वो इकोनॉमिक्स थोड़ी जानते थे। नहीं। तो बात असल दूसरी है। बात यह है कि आप राजनीति में सच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। सच यह है कि निर्णय मनमोहन सिंह लेते थे। आज सच यह है कि नरेंद्र मोदी निर्णय नहीं लेते, बल्कि अंबानी, अदानी और मोहन भागवत निर्णय लेते हैं। और यह बड़ा शिफ्ट है। हमारे यहाँ कभी किसी प्रधानमंत्री को यह मौका नहीं मिला कि वो अपने निर्णय स्वयं न ले, बल्कि कोई और ले। आज एक बार घोषणा करवा देने दीजिए अदानी को कि मैं कांग्रेस का साथ दूंगा। आप तय मानिए नरेंद्र मोदी को बिल्कुल एकदम नींद हराम हो जाएगी। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इसे। ये मेरा अनुमान है, आने वाले समय में भारतीय पूंजीपति वर्ग अपना समर्थन नरेंद्र मोदी से वापस लेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जितना दोहन वो कर सकते थे, नरेंद्र मोदी से जितना वो वसूल कर सकते थे, वो कर चुके। अब नरेंद्र मोदी उनके लिए किसी काम के नहीं है। नहीं, अब तो ये हो गया सर। मैं ये देख रहा हूँ, जनमानस में देख रहा हूँ, लोगों में कुछ उद्योगपतियों के खिलाफ नफरत पर अल्टरनेटिव नहीं है। नहीं तो उनको जिसे जिसे चैनलों के खिलाफ लोगों में इतना आक्रोश है अखबारों के खिलाफ कि वो चैनल लोगों ने बंद कर दिए। आम आदमी, हम आप जैसे लोग नहीं, आम आदमी ने चैनल देखना बंद कर दिया। नहीं, वो नफरत बढ़ेगी। मैं एक सिर्फ छोटी सी चीज है कि एक होता है ना कि एग्जॉस्ट करना, वो चुक गए हैं अब। नरेंद्र मोदी अब चुक गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास में सिंपल फेयर ढंग से बोलने के लिए एक नया पैराग्राफ नहीं होता। इतना जल्दी चुक जाएंगे इसकी तो मुझे भी कल्पना नहीं थी कि आप अच्छा भाषण भी नहीं दे सकते, कि आप एक फ्रेश नया भाषण दे दें। कितनी बार बताएंगे आपने गैस के चूल्हे दिए, कितनी बार बताएंगे कि विपक्ष चोर है, ये कितनी बार ये बात बोली जाएगी? नई चीज किसी भी विषय पर, चाहे G20 समिट हो, चाहे वो ब्रिक्स का सम्मेलन हो, चाहे वो इलेक्शन मीटिंग हो, सब जगह एक ही भाषण। स्टीरियोटाइप पिटता है। आप सिनेमा के आदमी, आप जानते हैं। अगर आप नया स्टीरियोटाइप बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन पुराना अगर लाएंगे तो पिटेगा, चाहे जितना बढ़िया हीरो हो। अब कहानी दोबारा नहीं चलती। जी हमारे यहाँ एक कहानी दोबारा जी, और पॉलिटिक्स में गद्य भाषण, एक ही भाषण वो अनंत काल तक आपको बनाए नहीं रख सकता।
अब तो मुसीबत उनकी है, वो जो क्या कहते हैं, प्रसून जोशी टाइप लोगों की, जो इनके जन प्रचारक है। एक नई चीज, सिर्फ एक नई चीज 10 साल में सिर्फ नरेंद्र मोदी बता दें कि उन्होंने एक नई चीज ऐसी की जो कि देश के लिए गौरव बढ़ाने वाली थी और जनता के हित में थी। एक नई चीज, राशन देना। ये इसका प्रमाण है कि तुम जनता की क्रय शक्ति बढ़ा नहीं पाए, बल्कि क्रय शक्ति घट गई। आज वास्तविकता यह है, ऑफिशियल डाटा है ये, जिसे कि हम लोगों को नोटिस लेना चाहिए कि हर नागरिक की जमा पूंजी में से पैसे गायब हो गए। कोई नागरिक नहीं बचा देश का। बैंकों से ऋण लेने वालों की, निजी जरूरत के लिए ऋण लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोना गिरवी रख के ऋण लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने सोना रख के, बैंकों के पास गिरवी रख के ऋण कभी नहीं लिया हिंदुस्तान में। तो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा योगदान क्या है? लोगों को गरीब बनाना। गरीब कब बनते हैं? जब आप लोगों की क्रय शक्ति खत्म कर दें, लोगों की आमदनी खत्म कर दें, लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे गायब हो रही है। पहले लोग 1-1, 2-2 लाख रुपए मिडिल क्लास के लोग दे के सोचते नहीं थे कि अच्छा ठीक है दे देना बाद में। आज स्थिति यह है कि 10,000 रुपए भी देने के बाद में वो सोचता है कि दूं कि ना दूं, क्योंकि उसे मालूम है कि 10,000 रुपए मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे अभी। ये जो स्थिति है। एक अन्य चीज है जो कि नरेंद्र मोदी की असफलता का जिससे दर्शन होता है, आप 2014 के पहले की बैंक याद कीजिए और आज की बैंक याद कीजिए। आप बैंक में जाइए, आपको नोट नहीं मिलेंगे। आप सुबह अपने खाते पर चले जाइए और बैंक में खड़े हो कहिए कि मुझे 10 लाख रुपए निकालने अपने अकाउंट से। बैंक का मैनेजर कहेगा ये आप घंटा आध घंटा रुकिए, पैसा आ जाए तब मैं दूंगा। मैं आपको पैसे नहीं होते देने के लिए। तो ये इकोनॉमिक क्रंच अगर बैंक में है, मनी अगर संकुचन बैंक में है, तो इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, लेकिन मनमोहन सिंह का सिस्टम बोलता था। नरेंद्र मोदी बोलते ज्यादा है, सिस्टम बैठ गया है, और यह बहुत बड़ा फर्क है। नरेंद्र मोदी के जमाने में सिर्फ मीडिया उनके ही बारे में बोलता है। मनमोहन सिंह के जमाने में मीडिया मनमोहन सिंह के बारे में नहीं बोलता था। मीडिया की जो इच्छा हो बोले, मीडिया के पास में अपना स्पेस था। आज स्थिति है कि मीडिया के पास में अपना स्पेस नहीं है, क्योंकि सारा का सारा स्पेस नरेंद्र मोदी ने हायर कर लिया है, भाड़े पर ले लिया है। और ये जो चीज है, इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की अपनी ताकत नहीं है। मनमोहन सिंह की अपनी ताकत थी, और वो ताकत कहां से आती है? ताकत आती है दूसरों का भला करके। दूसरों का नुकसान करके ताकत नहीं आती। दूसरों का नुकसान करके सिर्फ पूंजीपति के पास ताकत आती है। और नरेंद्र मोदी ने यह कला सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस से सीखी थी। इसलिए नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है ना, वो हिंदू व्यक्तित्व नहीं है। नरेंद्र मोदी हिंदू दर्शन, फिलॉसफी, कल्चर का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वो हिंदुस्तान की जो पतनशील जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसके वो नायक है और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी, जिसे कहें कि उपलब्धि हो सकती है, हमारी नजर में सबसे बड़ी जो है कमजोरी है। आरएसएस के लिए अपमानजनक है कि उनके पास में 100 साल होने को आए एक ऐसा नायक पैदा हुआ जो कॉर्पोरेट हाउस के सबसे पतनशील जो जीवन मूल्य है उनका वो प्रतिनिधित्व करता था। और ये चीज नरेंद्र मोदी ने अपने लिए तो जो कुछ कमाया सो कमाया। उन्होंने आरएसएस के ऊपर 100 साल जब आरएसएस के होने जा रहे हैं, तो उनको जो उन्होंने ताज पहनाया है वो ये एक डिकेडेंट कॉर्पोरेट कल्चर के नायक का प्रतिनिधित्व होने का ताज पहनाया है। और ये चीज बहुत ही खतरनाक है। देखिए सर, मैं बार बार मैंने किताब तो हालांकि नहीं पढ़ी है, कहीं आप जैसे कहीं विद्वान लेखकों के द्वारा मैंने पढ़ा है। ये जो गुरु जी थे आरएसएस के, गुरु जी के नाम से चर्चित हुए गोलवलकर साहब, उन्होंने जो कहा उसने कहा कि कारपोरेट दो पूंजीपतियों के हाथ में देश की पूंजी होनी चाहिए।
वो सिर्फ वो नहीं कर रहे, वो तो ऐसा है कि गुरुजी की जो धारणा थी वो गुरुजी की नहीं थी, वो उन्होंने मुसोलिनी से ली थी। हम बार बार कहते हैं, आपसे भी शेयर कर रहे हैं कि हमें विचारों पर बात करते समय देखना चाहिए आखिर विचार आते कहां से। गोलवरकर के विचार आए कहां से थे? वो गोलवरकर अपने विचार नहीं थे। गोलवरकर इतने अक्लमंद होते तो फिर गोलवरकर ही न होते, वो स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते। भाड़े का दिमाग, भाड़े की बुद्धि, भाड़े का ज्ञान और भाड़े का संगठन और भाड़े के लोग और भाड़े का प्रचार तंत्र, जिसमें हम लोग मीडिया सेल कहते हैं, जहां सारा का सारा सिस्टम उधारी पे चल रहा हो कि दूसरों का माल लेके हमें बेचना है। गोलवरकर के अपने कोई विचार, अपने निजी विचार नहीं है, क्योंकि गोलवरकर के विचार उस जमाने के किसी भी हिंदू नेता से नहीं मिलते थे। गोलवरकर के विचार एक ही व्यक्ति से मिलते थे, जो था मुसोलिनी। मुंजे गए थे, मुसोलिनी से मिले थे, वहां से सीख के आए और आरएसएस बना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो चीज है वो ये कि कारपोरेट कल्चर और कारपोरेट कल्चर में भी डिकेडेंट कल्चर, जो पतनशील मूल्य हैं, वे अगर आपको प्रिय लगने लगते हैं तो पता चलता है कि आप कितने पीछे चले गए हैं। कारपोरेट की पॉलिटिक्स करना वो बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे जो क्रिमिनल किस्म के कारपोरेट घराने हैं, जो सारे रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक कर रहे हैं डेली, उनकी पॉलिटिक्स करना इतनी खराब स्थिति है। वो तो दाऊद इब्राहिम से भी ज्यादा बदतर स्थिति है। उस दाऊद इब्राहिम के कम से कम एक माफिया कल्चर के कुछ प्रोटोकॉल है जिनका वो पालन करता है, लेकिन कारपोरेट कल्चर में तो दाऊद इब्राहिम के भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता। तो आप जो पॉलिटिक्स आपने क्रिएट की, मनमोहन सिंह के बारे में कम से कम एक चीज दावे के साथ कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी कारपोरेट घराने का व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं मनमोहन सिंह से यह काम करा दूंगा आपका। लेकिन यहां तो आधे दर्जन कैपिटलिस्ट घूम रहे हैं हिंदुस्तान में कि आपको क्या कराना है बता दीजिए, हम करा देंगे, फोन करेंगे, हो जाएगा, चिंता मत करिए। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, लेकिन मनमोहन सिंह के एक एक शब्द में ताकत थी। नरेंद्र सिंह बोलते ज्यादा है, लेकिन नरेंद्र सिंह के किसी भी शब्द में कोई ताकत नहीं है, सारे शब्द अधमरे हैं। शिकायत आई थी 2G 3G स्पेक्ट्रम पे, शिकायत आई थी मंत्रियों के खिलाफ, मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए और उनको बाकायदा उनकी गिरफ्तारी हुई थी। नरेंद्र मोदी साहस करके दिखाएं तो अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के खिलाफ में जो शिकायतें आई हैं उन पर खाली एक्शन लेके दिखाएं, मंत्रियों को निकाल के दिखाएं। आज तक एक भी व्यक्ति को अपराध के लिए, करप्शन के लिए, घूसखोरी के लिए भाजपा से निकाला नहीं गया। कांग्रेस ने यह साहस दिखाया था, सोनिया गांधी ने यह साहस दिखाया था। एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको, जो कायदे से पूछी जानी चाहिए इन सबसे। सोनिया गांधी का पैसा कहां है? राहुल गांधी का पैसा कहां है? नरेंद्र मोदी के 2014 के भाषण उठा के देखिए आप। 2014 में नरेंद्र मोदी ने दर्जनों सभाओं में कहा कि इनके पास में स्विस बैंक में खाते हैं, ये है वो है, अरबों खरबों का धन है। नरेंद्र मोदी 10 साल में एक भी खाता नहीं पकड़ पाए किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का, जिनके नाम वो ले लेके आरोप लगा रहे थे, और जिनको पकड़ा उन्होंने, उनका कोई लेना देना नहीं है, और वो शेष में वो सारे लोग बरी होंगे, ये भी तय है। जो असल चीज है वो ये कि आप जिनके पास में पैसा है, और वो पैसा कैसे है? अवैध ढंग से कमाया गया पैसा है, आप उनकी खुली हिमायत कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा पीड़ादायक है डेमोक्रेसी में। और किसी भी समझदार व्यक्ति को ऐसी राजनीति का समर्थन तो नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या? राहुल गांधी किस तरह से एक सामाजिक न्याय का उन्होंने मुद्दा उठाया है, फिर किसानों की बात, देखिए अभी एक अच्छी चीज है कि मूल्य केंद्रित राजनीति को
राहुल गांधी ने एजेंडा बनाया है और उसकी वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वो खाली पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो भाषण नहीं दे रहे। और इस दृष्टि से मुझे एक खास तरह के जैसे कि कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर जनता के अंदर रिवाइवल की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पहले ये था कि जो कि डिक्लाइन हुआ, वो राहुल गांधी भी जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर डिक्लाइन हुआ। राहुल गांधी ने एसर्ट किया निजी तौर पर, और एसर्ट सिर्फ ऑफिस में बैठ के नहीं किया। राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्राएं की हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में वो गए हैं, जनता से मिलने की कोशिश की है, कार्यकर्ताओं से मिलने की कोशिश की है। और ये कल्चर इंदिरा गांधी तक थी, उनके पिता में नहीं थी, राजीव गांधी में नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी में है। तो उन्होंने अपने निजी अनुभव से हिंदुस्तान को देख के समझ के पुनः एक विकास मूलक एजेंडे पर कांग्रेस को खड़ा किया है, और ये एक पॉजिटिव साइन है। और कांग्रेस की जो पुरानी मनमोहन सिंह के जमाने की नीति थी उससे एकदम भिन्न किस्म की राजनीति है ये। इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है जिसका कि आपने जिक्र भी किया कि वो पीजी से केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री, ये बात सचमुच में हमारे एजेंडे का हिस्सा होनी चाहिए। और अगर राहुल गांधी ने ये बात की है, और जो कि वो 2-3 राज्य सरकारों में के एजेंडे वो चीज़ दिखाई दे रही है, तो ये हिंदुस्तान मैं कह रहा हूं कि असल चीज यह है कि जो कि पहले नहीं थी, मैं क्यों कह रहा हूं, मनमोहन सिंह के टाइम पे नहीं थी, ये जो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा के जो कुछ दायरे राहुल गांधी ने वर्कआउट किए हैं और वे दायरे उन्होंने खोले हैं, ये इसने नए किस्म की राजनीति की संभावनाएं पैदा कर दी हैं, और इसका निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा, निश्चित तौर पर लाभ होगा। हो क्या गया है कि हमारे यहाँ विकास मूलक राजनीति तो खत्म हो गई, हमने खाली डेवलपमेंट के भाषण सुने थे, लेकिन डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कैसे प्रशासन के जरिए लाई जाए, इसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने का काम किया है राहुल गांधी ने। और उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस की जो राज्य सरकारें आई हैं इलेक्शन करके, राजस्थान की आई, कर्नाटक में आई है, ये अभी झारखंड में भी, सॉरी ये क्या नाम है इसका, हिमाचल में, तो यहाँ पर ये चीज सीरियसली इन्होंने कंसीडर की है। जैसे ओल्ड पेंशन का मसला, ये इन्होंने सीरियसली कंसीडर किया है। ये चीजें वे हैं जो कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चित करती हैं।